अच्छा, क्वेश्चन 4 हम देख रहे थे कि गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन को हमने देखा कि कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट करता है अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ, तो उसकी फ्री ऑसिलेशन कहलाती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था। बस एग्जांपल ये है कि किसी भी इलास्टिक सिस्टम को जब अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो उसकी ऑसिलेशन होगी उसे हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। जिस तरह से सिंपल पेंडुलम है, उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके आप रिलीज करें तो वो ऑसिलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। अब जब फोर्स ऑसिलेशन की हम बात करते हैं तो फोर्स ऑसिलेशन बेसिकली किसी बॉडी की ऑसिलेशन होती है जो अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो और वो उसके अंडर ऑसिलेट कर रहा हो, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, वो रेलवे ट्रैक पर आ रही है तो रेलवे ट्रैक ऑसिलेट कर रहा होता है और ये जो उसकी ऑसिलेशन होती है ये फोर्स ऑसिलेशन होती है। इस तरह से अगर एक बंदा स्विंग पे झूले पे झूल रहा है तो एक्सटर्नली एक बंदा उसे कंटिन्यूसली पुश कर रहा है तो वो जो उसकी ऑसिलेशन होगी वो फोर्स ऑसिलेशन होगी। इस तरह से अगर किसी कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है जहाँ पे हैवी मशीनरी मूविंग पार्ट्स जिसके हों, वो जब रन हो रही हो तो उसकी वजह से फर्श जो है वो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, फोर्स ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहलाती है। इस तरह से एक सिंपल पेंडुलम है, उसको जब आप एक्सटर्नली बार बार उसको स्ट्रोक करते हैं उसकी वाइब्रेशन के दौरान तो उसकी जो ऑसिलेशन होगी वो भी फोर्स ऑसिलेशन होगी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन 5। हाउ यू कैन कंपेयर the masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation when supported by simple pendulum by a spring। सॉरी, अगर एक स्प्रिंग के साथ दो मैसेज को अटैच किया जाए तो उनकी फ्रीक्वेंसीज को आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो सपोज हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक का मैस हमारे पास m1 और दूसरे का मैस m2 है। तो जो हमारे पास m1 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो फार्मूला है वो F = 1/2 पाई K/m है। तो चूंकि मैस 1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1 = 1/2 पाई √K/m होगी। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा F1 का स्क्वायर = 1/2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और √K/m। तो ये K/m बन जाएगा, m1 सॉरी। सिमिलरली जो मैस 2 है उसके केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा F2 = 1/2 पाई √K/, मैस 2 है तो m2 हो जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इन दोनों की रेशोज ले लें, मीन F1 के नीचे F2 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे F1 का स्क्वायर डिवाइड बाय F2 का स्क्वायर = राइट हैंड साइड पे K डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m1 और F2 जो हमारे पास आएगा K डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m2। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, जो सेम फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो F1 का स्क्वायर डिवाइड बाय F2 का स्क्वायर = m2 डिवाइड बाय m1। ठीक है, और ये बेसिकली हमें देगा कंपैरिजन ऑफ मैसेज ऑफ टू बॉडीज ऑब्जर्विंग देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग। क्वेश्चन 6 है, अ वायर हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ dark high tower so that the top of the tower is not visible. How would you be able to determine the height of tower? एक टावर है, उसकी छत से एक रस्सी या एक तार जो है वो लटक रही है, जो अपर एंड है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इस लटकने वाली रस्सी से आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं या कैसे मैयर कर सकते हैं कि इस टावर की हाइट क्या है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो वायर या जो रोप इसके साथ हैंग है और वो सस्पेंडेड है तो उसके जो लोअर या बॉटम एंड है उसके साथ हम एक बॉब अटैच कर देंगे और वी विल मेक इट लाइक सिंपल पेंडुलम और इसे ऑसिलेट करवाएंगे। और जब हम ऑसिलेट करवाएंगे तो उसका टाइम पीरियड हम नोट कर लेंगे। और जब हम इसका टाइम पीरियड नोट करेंगे तो वी ऑलरेडी नो दैट द टाइम फार्मूला फॉर टाइम पीरियड = P = 2 पाई √L/g। अब हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ रोप। अब जो लेंथ ऑफ रोप होगी बेसिकली वही हाइट ऑफ द टावर होगी। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो हमारे पास बन गया T² = 4 पाई स्क्वायर L/g। और जब L की वैल्यू हमने निकाली L = GT² डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होगा उस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो G 9.8 है, टाइम पीरियड हम उस पेंडुलम को ऑसिलेट करवा के उसका मैयर कर लेंगे। 4 और पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज को मैयर
किया जा सकता है। तो अगर तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो हमारे पास हाइट ऑफ द डार्क टावर आ जाएगी। क्वेश्चन 7 है, वाई इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो और वाइस वर्सा, हम ये भी कह सकते हैं जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो तो वेलोसिटी 0 होती है। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा होता है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। तो सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेलोसिटी का फार्मूला देखना है, तो वो क्या है। तो वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। तो एक्स नॉट हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था जो कि हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एक्स जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था वो बेसिकली a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। ठीक है जी। तो अभी हमने देखना है वेलोसिटी, जैसा कि हमें पता है कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो कि x है वो क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं कि ये वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि जब हम मीन पोजीशन पे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x जो है वो 0 होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा भी है, माइनस x जो है वो 0 होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। इस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जो आएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो x की का हम 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह 0, तो a इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो इन दो फार्मूला के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमने ये देखा कि वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, क्योंकि x नॉट मैक्सिमम है, x नॉट मैक्सिमम है तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा और हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगी। लेकिन दूसरी ही जगह जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, सॉरी यहाँ पे नंबर 7 लिखा है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इज a। क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है और जो उसका टाइम है वो बेसिकली उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है और उसकी ऑसिलेशन का जो टाइम है वो हमने उसके टाइम पीरियड के बराबर लिया। टाइम पीरियड बेसिकली कौन सा टाइम होता है, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हम टाइम ले एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए और एम्पलीट्यूड की वैल्यू a है, तो उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली जब हम एक सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा होता है, सपोज ये हमारे पास एक केस है, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि PBC इसके दरमियान ऑसिलेट कर रहा है और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो a है, ये गिवन है। तो सपोज हम कहते हैं पॉइंट C से ये स्टार्ट करता है और ये इसने एक टाइम पीरियड कंप्लीट किया, मतलब एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। एक टाइम पीरियड का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो जब एक टाइम पीरियड इसने कंप्लीट किया तो इस केस में ये मूव करके गया मीन पोजीशन तक, a के डिस्टेंस कवर किया, B से फिर P तक, फिर a डिस्टेंस कवर किया, यानी जाते हुए इसने a प्लस a 2a डिस्टेंस कवर किया। वापस आते हुए PB में का फिर एक a डिस्टेंस कवर किया और BC तक फिर a डिस्टेंस कवर किया, तो 2a आते हुए 2a प्लस 2a ये 4a, या मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9 है, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एज इट्स ऑसिलेशंस डाइज डाउन फ्रॉम द लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब हम उसे डिस्टर्ब करके छोड़ दें, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिंपल पेंडुलम रुक जाएगा। लेकिन जब उसका एम्पलीट्यूड कम भी हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, या उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली बराबर है f इज इक्वल टू 1/t। चूँकि बात सिंपल पेंडुलम की हो रही है तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G/L आ जाएगा। अब